आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं वॉशिंगटन में नमस्ते भारत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वो भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 3:30 पर वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां पर एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने उनकी आगवानी की। सिद्धू ने नमस्ते यूएसए कहकर मोदी का अभिवादन किया। वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही थी। एयरपोर्ट से लेकर मोदी के होटल तक पूरे रास्ते में भारतीय मूल के लोग तिरंगा लिए खड़े थे और मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनकी तारीफ भी की। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि वॉशिंगटन में कैसे नमस्ते भारत हुआ है। आज टेक कंपनियों के सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री जो है वो मिलने वाले हैं। वॉशिंगटन के होटल बेलाड में मोदी ठहरे हुए हैं, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात उनकी होगी और इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारी और भारतीय राजदूत ने भी उनकी आगवानी यहां पर की है। फ्लाइट में भी काम करते हुए मोदी दिखाई दिए। इसके साथ ही कई तस्वीरें जो थी वो निकलकर सामने आई थी, जिसमें फ्लाइट में भी मोदी काम करते हुए दिखाई दिए। मोदी की बाइडेन से कल मुलाकात होगी। और अब हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सवाल आपसे यही है, मोदी जिस तरीके से अमेरिका के दौरे पर हैं और नमस्ते भारत की तर्ज पर उनकी आगवानी जो है वो की जा रही है, भारत के लिए कितने बड़े गौरव की बात है? वास्तव में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भारत का जिस तरह पूरे विश्व में एक तरह से वर्चस्व स्थापित हुआ है, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं ऑफकोर्स मोदी दूसरे देशों में जिस तरह मोदी जी पॉपुलर हैं, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और मोदी जी अपने आप में, जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी फ्लाइट में भी काम करते नजर आए, सब जानते हैं कि मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे काम पे लगे रहते हैं और फ्लाइट के दौरान भी वो उसका मतलब रेस्ट नहीं करते या खाली नहीं बैठते, उस दौरान भी अपनी फाइलें वगैरह क्लियर करते हैं। और जिस तरह मोदी जी का अमेरिका में आगमन है और जिस तरह स्वागत है, वो तो वास्तव में सबके लिए फख्र की बात है। मोदी जी पहले भी अमेरिका के दौरे पे और दूसरे कई देशों के दौरे पे जाते रहे हैं और हर जगह जो जिस तरह मोदी जी का स्वागत होता है, अब उससे मतलब हम भारतीयों का मनोबल बढ़ता है और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता है। और अब जैसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात, जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं उनके निमंत्रण पे मोदी जी वहां गए हैं और जो क्वाड की बैठक होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी जो वेरियस कंपनीज के मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात होनी है। भारत एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जब भारत को नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इकोनॉमिक फील्ड में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वो जब तक हम ग्लोबली सबसे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हमारा विकास या हम जिस श्रेणी में पहुंचना चाहते हैं, जिस तरह विश्व गुरु बनना चाहते हैं, एक विकसित देश की श्रेणी में पहुंचना चाहते हैं, जब तक संभव नहीं है। हमें ठीक है अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होना भी जरूरी है, लेकिन जब तक हमें वहां से जैसे जो एडवांस कंट्रीज है या जो टेक्नोलॉजी विदेशों के पास है, दूसरी कंपनीज के पास है, वो टेक्नोलॉजी हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनके पास नहीं होगी, भारत के पास नहीं होगी, या उनके साथ एक हम साझा कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक हम उस श्रेणी में नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मोदी जी का ये विजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, सैन्य दृष्टि से हो, भले चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो, हर फील्ड में से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जिस तरह के जिन देशों से ये एक ऑकस की और क्वाड कंट्रीज की जो मीटिंग है, अपने आप में सारे कंट्रीज जो है वो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा जो समझौता और जो हमारा मिलाप होगा वो भारत को एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि अभी अमरदीप त्यागी जी ने भी कहा कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत को जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारत का जो वर्चस्व पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? यकीनन गौरव की बात। कोई व्यक्ति आगे क्या करेगा इसका अंदाजा लगाया जाता है कि उसने पीछे क्या किया। और अगर हम
पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति 3 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा, 2 बार से प्रधानमंत्री है। आज तक हमने नहीं देखा कि 1 घंटे की भी छुट्टी या 1 दिन की भी छुट्टी इसमें दी हो। इस व्यक्ति को आज तक हमने बीमार होते हुए नहीं देखा इस पूरे कार्यकाल के दौरान। लोग बात इनके बारे में कुछ भी कहना से या द्वेष से कहे, लेकिन ईमानदारी इस बात की है कि आज तक इन्होंने कोई बात किसी दूसरे के खिलाफ धर्म के आधार पे या जाति के आधार के ऊपर नहीं कही। ये ऐसी शख्सियत। अब ये जो अमेरिका गए, इसको आप कंपेयर कीजिए कि पहले भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे। इंदिरा गांधी भी गई थी रोनाल्ड रीगन के टाइम में, और क्या हुआ था दुनिया जानती है। आज जब ये मोदी जी गए तो आज स्थिति ये है कि पहले अमेरिका जाते थे कुछ ये सोचकर कि अमेरिका हमें कुछ देगा। आज स्थिति ये है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि हम हिंदुस्तान से कुछ लें, यानी कि हिंदुस्तान से जुड़ने की मजबूरी अमेरिका की ज्यादा है बजाय इससे कि हिंदुस्तान की अमेरिका को जुड़ने की मजबूरी हो। अमेरिका का हमारे देश के ऊपर किसी तरह से निर्भर हो जाना ये कई चीजों के मामले में संकेत दे रहा है। पहला संकेत जो चीन नहीं चाहता वो ये कि एशिया में अगर चीन की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ कोई काउंटर वेट हो सकता है तो वो केवल भारत हो सकता है। अब ये बात न केवल अमेरिका बल्कि और देश भी मानने लगे। दूसरी बात, ये इनकी कूटनीति, ये भारत की कूटनीति कि हम अमेरिका के पास गए हैं, अमेरिका से हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमने क्वेड को मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दिया, हमने क्वेड को साउथ ईस्ट एशिया का नेटो नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग करते तो फिर कल को सवाल उठता कि रशिया से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो हमारी बात वजह की ये है कि अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने समझा कि ये चीज हमारे देश के लिए जरूरी है तो हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के लाख मना करने के बाद रशिया से खरीदने के लिए समझौता किया और वो आने वाला है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अमेरिका से बिल्कुल, लेकिन अब आवश्यकता जो पड़ी है वो ये पड़ी है कि अगर कोई कंट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा हुआ है और उसको एक देश ना रोक सके तो कुछ देशों को मिलकर रोकना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा है। आज भी तारीख में चीन दुनिया के लिए खतरा है और वो खतरे को लोग डर से नहीं रहे। असलियत में जो कोविड है ये कारण चीन से हुआ है, ये सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि जो कोविड-19 का वायरस है वो वायरस नेचुरल नहीं है, वो कृत्रिम वायरस है। क्योंकि तो अब जब ये चीजें किसी वजह से WHO के लोग भी कॉम्प्रोमाइज या कुछ भी हो, चीन की वजह से पूरी दुनिया को पहला खतरा हुआ इसका, यानी कि बायोलॉजिकल जान का। दूसरा खतरा हुआ उसके एक्सपेंशन का, छोटे बीच कोरल बीच कहते हैं साउथ चाइना की, उनके ऊपर उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किए। उन आर्टिफिशियल आइलैंड का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तय कर दिया कि वो 12 नॉटिकल माइल है। चीन ने कहा नहीं, ये 120 नॉटिकल माइल है और 120 नॉटिकल माइल के चक्कर में चीन और फिलीपींस के साथ में झगड़ा हुआ और उसके बाद में यूएनओ में मामला गया और यूएनओ में फिलीपींस की बात मानी गई, लेकिन चीन ने कह दिया दिस ऑर्डर इज नल एंड वॉइड। यानी कि इस किस्म की दादागिरी के पहले गलत काम किया, गलत काम के ऊपर यूएनओ ने कहा ये गलत है, मतलब हम आपको डिवीजन नहीं मानते। हम ऐसे देश को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया और उसके लिए सबसे पहले एक बैठना पहले, यानी कि इस मीटिंग से पहले जो चल रही है औकत बन गया। आपको मालूम है औकत
था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये मिलिट्री अलायंस है। और ये मिलिट्री अलायंस से ज्यादा दुखी है चीन। तो और ये सब चीज हो रहा है, पहले तो फ्लैट बनना, फिर फ्लैट का इंक्लूसिव बनना, फिर औकस, उसके पहले औकस बनना, और इन तीनों चीजों को देख के आज हिंदुस्तान की कूटनीति की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि थोड़े पहले से भी था, ऐसा नहीं है कि हम लोग मोदी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ है, लेकिन ना उसमें दांत थे ना उसमें नाखून थे। उस को में दांत और नाखून लगे तब जब अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते का नाम है बीका। बीका का मतलब बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके द्वारा हमको सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो अमेरिका के पास है वो आज हमारे पास नहीं है। और इसकी वजह से अग्नि 5 जो मिसाइल हमने अब बनाई है, उसका 5000 रेंज किलोमीटर। मजे की बात यह है कि उस अग्नि मिसाइल में इतनी दूरी तक जाने के बावजूद एक्सप्लोसिव और कई बार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम मोदी जी ने किया हुआ है और बहुत अच्छे अभी भी काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरदीप सर की तरफ आना चाहूंगी। अमरदीप सर, जिस तरीके से भी आपने कहा कि तकनीकी रूप से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा अगर हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो सबसे हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी जो चीज है कनेक्ट होने के लिए वो इंटरनेट है, और उसके लिए भी मोदी जी एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत क्वालवॉल के एडम और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के प्रमुख से भी मुलाकात वो करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब ऐसा आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और उसके बाद इन्होंने विश्व पटल पर जाकर एक नाम अंकित किया है भारत का और कई लोगों से मुलाकात की है, तो एक इंटरनेट को लेकर एक युवाओं में एक अलग सा बूम जो लेकर आए हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है? 5G टेक्नोलॉजी भारत में ऑलमोस्ट आने वाली है और यू कैन से कि आ ही गई है। उसके लिए हमें विदेश की जो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एडोबी है, आपने ब्लैक पर्ल बताया जो कि निवेश से रिलेटेड भी है, तो उन सब से जुड़ना बहुत आवश्यक है। और आज के जब तक हम ये नई टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे ना, हम पिछले युग में जीते रहेंगे। और जिस तरह हमें एडवांस होना चाहिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, वो हम उसमें पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, चाहे वो हम अपनी भारत देश की सुरक्षा के लिहाज से कहे या चाहे और हम जितने भी नए इक्विपमेंट बने उनसे रिलेटेड है, हम कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजिकली हमें मजबूत होने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात चल रही होगी वहां पर। जो हमारे कई सारे जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे अभी कल जो है वो जो बाइडेन जी से मुलाकात होनी है, कमला हैरिस से मुलाकात होनी है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनसे, मॉरिसन हैं उनसे मुलाकात होनी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी है। तो उसमें सारे मुद्दे, चाहे वो भारत की इकोनॉमी को लेके हो, टेक्नोलॉजी को लेके हो, सामरिक दृष्टि से अपने देश के लिए प्लस ग्लोबली और इस क्षेत्र के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो जैसे जापान का हित करने के उसमें रहता है, क्योंकि हमेशा उनके साथ कंट्रोवर्सी रहती है। एंड नॉट ओनली भारत और जापान, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी है उन सब के साथ चाइना का डिस्प्यूट रहता है। तो इन सब के साथ मिलकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर वो बाकी और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन अमेरिका से कुछ बात होगी जिससे कि वो सब साथ में जुड़ सके और चाइना को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का इश्यू जो चल रहा है कि भारत का स्टैंड क्या होगा, हो सकता है कि वो जो बाइडेन की मुलाकात के बाद कुछ क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वाड की मीटिंग है या ऑकस के जो कंट्रीज की जो जिसमें बायलैटरल मीटिंग भी होंगी, मोदी जी की क्वाड की मीटिंग तो है, उसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री से बायलैटरल मीटिंग होगी, जो बाइडेन से सेपरेट एक मीटिंग है, कमला हैरिस के साथ अलग से मीटिंग है। तो ये सब मीटिंग से आगे का जो रास्ता है वो क्लियर होगा कि भारत किस स्टैंड पे रह के आगे काम करेगा, चाइना के साथ किस तरह हमने बिहेव करना है या चाइना को किस तरह कंट्रोल करना है, उन सब पे ये निर्धारित होगा।
और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, जापान अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, अमेरिका बहुत साउंड है, इवन ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो क्वाइट एडवांस कंट्री। तो इन सबके साथ मिलकर भारत को सामरिक दृष्टि से, चाहे वो वेपनरी को रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, चाहे दूसरे और क्षेत्र की हो, 5G की हो, हमारी साइबर सिक्योरिटी की हो, उन सब की टेक्नोलॉजी में हमें मदद मिलने की उम्मीद। बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी वो बात करने वाले हैं। इसके साथ ही जापान के प्रधानमंत्री जो है योशिहिडे सुगा, उनसे भी एक द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो अमरदीप सर, इनकी बातचीत किस तरह की हो सकती है? ये भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेगा, या इनसे मिलने का क्या उद्देश्य रहेगा प्रधानमंत्री जी का? ऑस्ट्रेलिया तक का जो एरिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, उसमें चाइना की मूवमेंट है, प्लस बाकी दूसरे व्यापार से रिलेटेड भी बहुत सारी मूवमेंट है। तो उन सबसे जो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से उन इश्यूज पे बात हो सकती है। जापान के साथ जो चाइना को लेकर उनका इशू है और किस तरह हम चाइना को घेर सकते हैं, प्लस जापान की कई सारी कंपनियों के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी बातें हो सकती है। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति से भी वो बात करने वाले हैं, इसके साथ ही जापान के भी से भी मिलने वाले हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? मायने नहीं, बिल्कुल साफ साफ है मैडम। ऑस्ट्रेलिया से जो बात होगी वो ये बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान को यूरेनियम दे। दरअसल में ऑस्ट्रेलिया से जब हम पहले यूरेनियम, हेलो जी जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज तो आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया से जो खास बात होगी वो ये होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेना चाहते हैं। जब हम पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा था कि मैं न्यूक्लियर कंट्री नहीं हूँ, लिहाजा मैं किसी दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता। अब औसत का एग्रीमेंट हो गया। औसत के एग्रीमेंट के द्वारा न्यूक्लियर पावर सबमरीन आज अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ने निर्मित करने के लिए तय कर दिया और 2 ऑटोमेटिक देने के लिए कह दिया। यानी कि हम क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई, तो अब ऑस्ट्रेलिया हमको यूरेनियम देने को तैयार होगा। उसका जो यूरेनियम हिंदुस्तान में आएगा उससे हमारे रिएक्टर बनेंगे। पाकिस्तान में जो आज तक रिएक्टर थे वो पहले ही हिंदुस्तान के एटॉमिक वेपन से कुछ थोड़े ज्यादा थे। ऊपर से चाइना ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे निवेश किया इन रिएक्टर के लिए। तो हमारे लिए बड़ा खतरा था। उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेना हमारी पहली उपलब्धि। कमिंग टू कमला हैरिस। कमला हैरिस से जो हमारी मुलाकात होगी वो केवल 2 इश्यूज के ऊपर होगी। उसके अंदर चाइना या पाकिस्तान नहीं होगा। वहाँ पे जो डिस्कशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम चाहते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को डेटा की शेयरिंग टेक्नोलॉजी में आती है, और इस बारे में कमला हैरिस से बात होगी। कमिंग टू जापान के साथ हमारा कोई मिलिट्री अलायंस नहीं। जापान के साथ हमको प्लेन के बारे में बात करनी है, जो हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी है और उसके अंदर स्पीड थोड़ी कम है, उस बारे में जापान से बात होगी। जापान से अन्य ट्रेड रिलेशन के बारे में, एजुकेशन ट्रांसफर के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन इश्यूज के बारे में बात होगी। और फिर जब कल को क्वेड में और प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट से बात होगी, उस समय अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, इन सब के बारे में बात। और मुझे तो ऐसा लगता है, पहले तो ऐसा है कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, आप मुझे एक दफा जरा कॉल दे दीजिए, स्काइप कॉल दे दीजिए दोबारा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर चल रही है, पैनल उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। जी अच्छा चलिए, लेकिन जब क्वेड में बात होगी तब उस समय अफगानिस्तान और चाइना के ऊपर बात होगी। उसमें क्या होगा, अफगानिस्तान में 2 बातें होनी है। पहली, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान की तालिबानी आतंकी सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है।
अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मान्यता देती है तो फिर हम भी उस बारे में सोच सकते हैं। अभी तक तो ये स्थिति चल रही है कि रशिया पहले उनके साथ था, फिर अलग हो गया, फिर साफ दिखने लगा। ईरान उनके साथ था, फिर अलग हो गया। ये स्थिति है जो अभी तक तो पाकिस्तान ने चीन ने भी ऑफिशियली मान्यता नहीं दी। तो पहली बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के रुख को देखकर हम तालिबान की मान्यता के ऊपर विचार करेंगे। दूसरी बात, हमें ये एंश्योर करना है, दिस हैज गॉट टू बी एंश्योर कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरे देशों में टेरर फैलाने के लिए न किया जाए। बिल्कुल, ये दूसरी बात होगी। तो ये अफगानिस्तान का हो गया। अब दूसरी बात चीन की। चीन क्या चाहता है? चीन अपनी लाख कोशिश करेगा और जो उसने कही भी है उसके तो जाहिर है किसी भी तरह हिंदुस्तान साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का काउंटर देश न बन जाए, इसलिए वो आसपास के छोटे बड़े सभी देशों में न केवल अपना BRI रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके द्वारा उनके ऊपर कोशिश कर रहा है कब्जा करने की, ताकि और एक उकसावे की नीति अपना रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये कुल मिलाकर के है इसलिए कि हम लोग समझ जाए कि हिंदुस्तान इज ए स्मॉल कंट्री, इट कैन नॉट बिकम ए काउंटर टू चाइना। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा लास्ट पॉइंट चाइना का ये है कि अगर अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते हैं मेरी दुश्मनी की वजह से, तो वो भी मेरी नीति को फायदा करेगी, क्योंकि रूस फिर ऑटोमेटिकली मेरे साथ आ जाएगा और दुनिया दो खेमे में बढ़ जाएगी। ये चाइना की नीति है। चलिए आगे। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें, जैसा कि अभी मोदी दौरे पर हैं और उनका स्वागत भी किया जा रहा है और विश्व पटल पर किस तरीके से उन्होंने भारत का नाम अंकित किया है, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन अभी अगर हम देखें कि मोदी बुधवार सुबह करीब 11 बजे अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और इस यात्रा के दौरान उनके विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी, बल्कि अमेरिका तक नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए वो पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात ऊपर से गुजरना मतलब इट इज नॉट वाइबल। हालांकि जो जिस विमान से प्रधानमंत्री गए हैं वो विमान अपने वेरी वेल प्रोटेक्टेड, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, और यू कैन से कि इट इज एट पार विद अमेरिकन एयरक्राफ्ट जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रेवल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क लेना या कोई उस तरह के उस रास्ते से गुजरना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अवॉइड किया और डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब सीधे वो अमेरिका पहुंचे और उस दौरान अपना काम करते रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरना, जिस तरह के वो हालातों से गुजरे और जिस तरह का इक्विपमेंट अमेरिका का इक्विपमेंट जो तालिबानियों के हाथ लगा है, उससे यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उस रास्ते से गुजरना सुरक्षा के कारणों से बिल्कुल भी उचित नहीं था और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। ये हालांकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का डिसीजन ना हो कि जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो तैनात है सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका भी डिसीजन रहा होगा कि उधर से गुजरना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अमरदीप सर, एक चलते चलते अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे वॉशिंगटन में नमस्ते भारत का रखा गया है, तो इस यात्रा के क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसमें कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है? यस, देखिए आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है इस विश्व के बहुत ही चहेते लीडर हैं। खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान है और विश्व के दूसरे देशों के नागरिक भी उनको पसंद करते हैं। उनकी जो काम करने की शैली है, उनका जो जिस तरह लीडरशिप का स्टाइल है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए नमस्ते इंडिया एक तो भारतीयों के लिए एक फख्र की बात है। उसके अलावा जिस तरह की वो मीटिंग है, ऑकस और क्वाड के देश वहां पे इकट्ठे हुए हैं और उसमें एक जिस तरह की दूसरे संगठन जो है आज की डेट में डिफंक हो गए हैं और ये दो नए संगठन उभर के आए हैं देशों के, जिनके सिमिलर गोल्स हैं और सिमिलर विचारधारा है। तो उनसे हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अपना जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसमें प्लस पूरे ग्लोबल उस पर भी कुछ डिस्कशन होगा और यहाँ पे शांति
और जो मौसम के बदलाव को लेकर बातचीत हो रही है उस पर भी शायद डिस्कशन हो और भारत के लिए फायदेमंद होगा। जिस तरह जो बाकी सीईओ से मुलाकात होगी उनसे कुछ टेक्नोलॉजी प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ कंपनियां भारत में आने का भी विचार विमर्श। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा ये रही। आप दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं और वो भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 3:30 पर वाशिंगटन पहुंचेंगे और उसके साथ ही एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने उनकी अगवानी की। और ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके जो दौरे रहे हैं और भारत ने कितनी तरक्की यहाँ पर की है, भारत ने किस तरीके से विश्व पटल पर अपना नाम अंकित किया है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और कहीं ना कहीं इस दौरे से भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें भी कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, देश के लिए जरूर इसमें कुछ हित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।